प्रदेश भी ले चलूँ, मैं आपको गुजरात भी ले चलूँ, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा है, ट्रेलर जरा यूपी का देख लेते हैं कि जो मोदी जी बंगाल में कह रहे थे, क्या उससे ज़्यादा या उस जैसा यूपी में भी होता है। चलते हैं सीधे राजपूत जी के पास। सुरेंद्र भाई, जो मेरा पहला सवाल है कि आज प्रधानमंत्री ने जो 5-6 स्टेप्स बताए कि चुनाव में धांधली कैसे होती है, पर्चा कैसे नहीं भरने देता, फिर किस तरह से उनको परेशान किया जाता है उम्मीदवारों को, जो उम्मीदवार पर्चा भरने में किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं उनके रिश्तेदारों को कैसे परेशान किया जाता है, उनके समर्थकों को कैसे परेशान किया जाता है, उनके वोटरों को कैसे परेशान किया, पूरी मतलब उन्होंने एक एक चीज, मैं तो हैरान था और बहुत इंप्रेस भी था कि मोदी जी को इतनी डीप नॉलेज है धांधलियों की। लेकिन बस एक चीज है, उन्होंने जो भी जानकारियां दी वो पश्चिम बंगाल के बारे में दी, आपके इंडिया के जो अलायंस पार्टनर उनके बारे में दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या चुनाव में पर्चा भरने से लेकर काउंटिंग तक सारी तरह से जो प्रक्रिया पूरी होती है, क्या उत्तर प्रदेश में भी यही खेल होता है जिसको प्रधानमंत्री रोक नहीं पाए? दीपक भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि कम से कम आपने ग्रामीण लेवल, ग्रामीण अंचल तक की इस बात को, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है और जो हमारी प्राथमिक पंचायत है, उसकी बात उठाई। दूसरा, मैं धन्यवाद अदा करूं प्रधानमंत्री जी को कि इतनी डीप नॉलेज। एक चीज भूल गए खाली वो, क्योंकि बंगाल में चलता नहीं, उत्तर प्रदेश में एक चीज इसमें और ऐड होती है, बुलडोजर। अच्छा, बुलडोजर। हाँ, नहीं, बुलडोजर का चुनाव से क्या मतलब है सुरेंद्र जी? बुलडोजर का चुनाव से बहुत बड़ा मतलब है भाई। आप समझिए कि जिस प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा, तुरंत 4 लेखपाल पहुंच जाते हैं उसके घर की पैमाइश करने। उसके 100 मीटर दूर बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है, और जैसे ही पैमाइश शुरू होती है तो कहते हैं इसमें ये क्या नाम 50 साल पुराना मकान है, ये आधा इसमें तालाब में चला गया, आधा नजूल की भूमि में है, आधा ऐसे है, आधा वैसे है। और कहने वो देखो बुलडोजर खड़ा है, अभी आओ। एक यानी आप ये सुरेंद्र भाई, आप बड़ी बात कह रहे हैं और गंभीर बात कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ है कि उम्मीदवार पर्चा भरने जा रहा है तो वहां बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है, एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि पर्चा भरोगे तो बुलडोजर चलेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठाएं उत्तर प्रदेश की जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी, जिन जिन लोगों ने पर्चे भरे उनके एरिया के, क्योंकि अब तो जो अखबार है वो प्रमाण है। अखबार एटा में इस तरह की घटना हुई, मुझे याद आ रहा है। एटा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे जिनके यहाँ सिर्फ बुलडोजर चला था, ऐसा कुछ नहीं। एटा में, जौनपुर में, लखीमपुर में तो वो पर्चा छीनने के चक्कर में एक महिला को साड़ी उतार दी गई थी सर। मैं आपको, और कुछ छोड़ दीजिए इस बात को, मतलब लखीमपुर में जो बता रहे हैं। हाँ, लखीमपुर में। नहीं तो मोदी जी तो यहाँ, सुरेंद्र भाई, मोदी जी ने जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि पर्चा भरने में दिक्कत, पर्चा दाखिल करने में दिक्कत, मतलब पर्चा दाखिल जब उम्मीदवार करता है अपने चुनाव का तो उसको रोका जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई? मोदी जी जो बोल रहे थे, और मोदी जी का जब मैं वीडियो सुन रहा था दीपक साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं योगी राज में बैठा हूं। बम बम हो रही है, सारा कुछ चलचित्र की भांति चल रहा है। वही सारी चीजें चल रही हैं कि पहले तो पर्चा खरीदने से मना करो, उसके ऊपर दबाव डालो, उसके बाद अगर पर्चा खरीद ले तो उसके रिश्तेदारों को दबाव डालो, पुलिस को भेजो उसके यहाँ पर। यहाँ पे मोहनलालगंज में हुआ, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज। हाँ, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज है, अर्जुनगंज है, तमाम जगह में पुलिस का पूरा मतलब पुलिस का आतंक था। पहले भी आतंक होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले पुलिस प्रशासन का आतंक नहीं होता था। पहले आतंक होता था जो पार्टी के जो दबंग लोग थे, जिनको आप गुंडा कहते हैं, उनके दबाव में पुलिस चुप रह जाती थी, पुलिस सुनती नहीं थी, ये मान सकते हैं। लेकिन पुलिस का प्रत्यक्ष प्रभाव, थानेदार का प्रत्यक्ष प्रभाव, आपके क्या नाम तहसीलदार का, कानून गो का, और जो पटवारी का, इनका, कोटेदारों का, मैं बताऊं आपसे कि हमें उठाया, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे क्या नाम नातेदारों को, दूर दूर के लोगों को, फिर मकान नपवाया जाएगा, फिर दुकान नपवाई जाएगी, फिर बताया जाएगा कि आपका कोटे का लाइसेंस रद्द हो जाएगा अगर आप ये नहीं करेंगे इस समय आप ये। और उसके बाद अगर किसी तरीके से आप जीत भी जाओगे, मान लो, उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद, घर तोड़वाने की धमकी, ये वो सारी चीजें होने के बाद, हम 3 दिन थाने में भी बंद रहेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रतिनिधि जीत जाएगा जिला पंचायत के सदस्य का, उसको फिर उठा भी लिया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर आज प्रधानमंत्री ने ऑन कैमरा लगाए, आज वो बंगाल के कार्यकर्ताओं से अपने बात कर रहे थे, तो जो आरोप लगाए, वो जो घटनाएं हैं या वो जो कुकृत्य है या वो जिस तरह की धांधलियां हैं, वो भाजपा के राज्यों में भी होती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? भी नहीं, उन्हीं के राज्यों में इतनी इस हद तक होती है। मैं आपको बताऊं, आप आजमगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, आप घोसी का ले लीजिए, गाजीपुर का ले लीजिए, मऊ का ले लीजिए, यहाँ पे जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या देख लीजिए, प्रतिपक्ष की ज्यादा है, और कहीं कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी जीते हैं, और बाकी उनको जो है 44 प्रत्याशियों का, 45 प्रत्याशियों का समर्थन मिलकर के जिला पंचायत बन गए। वो आपके सामने मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात। अयोध्या के नगर उसमें देख लीजिए,
अयोध्या के मेयर में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ, उसके साथ नगर पंचायतों में जो हर जगह पर ये हाल है, इन्होंने तो इससे हद इससे ज्यादा कर रखी है। तो क्या कि इस धांधली में जो स्टेट मशीनरी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, कहीं कहीं एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डीएम है, पुलिस कप्तान है, ये स्टेट मशीनरी इस तरह के चुनाव में इन्वॉल्व रहती, शामिल रहती है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, चाहे स्टेट मशीनरी का हाईएस्ट लेवल शामिल रहता हो, चाहे लोएस्ट लेवल शामिल रहता हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन दबाव प्रशासन पूरा बनाता है, चाहे वो कोटेदारों के वो हों, चाहे वो इंस्पेक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो कानूनगो हों, चाहे वो तहसीलदार हों, और चाहे उनको ऊपर से कहीं से आदेश आता हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि शासन और प्रशासन की मशीनरी का संपूर्ण दुरुपयोग पूरी तरीके से किया जाता है और हर लेवल पे किया जाता है जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसका एक उदाहरण और देता हूं, आपके भी परिचित हैं, उदयवीर सिंह है, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी होते हैं। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जी। एटा में उनका पर्चा जिस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया एमएलसी का, उसी एमएलसी ग्राउंड पे हाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा सेलेक्ट किया। ये केस चल रहा है अभी इलाहाबाद में, आपके मतलब इलाहाबाद में केस चल रहा है। तो मैं उनका पर्चा, उनको फाड़ा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको इस तरीके से किया गया जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उदयवीर सिंह नहीं हो गए, वो कहीं कोई अपराधी हो गए। तो जिस तरीके का आक्रांता का व्यवहार सा स्वरूप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो मतलब आप देख नहीं सकते। उत्तर प्रधानमंत्री जी एक आरोप और मोदी जी ने लगाया, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग में जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं उनको भगा देते हैं, उठा देते हैं, एक एक वोट के लिए परेशान करते हैं गिनती के समय। तो क्या भाजपा राज्यों में भी ऐसा, यूपी में भी इस तरह का होता है कि काउंटिंग के टाइम पे भी जो ग्रिप होती है डीएम की होती है और जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार होता है ज्यादा मतलब कंफर्ट पोजीशन में होता है, ऐसा कुछ है काउंटिंग के समय? मैं आपको 2018 का दीपक जी प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा। गोरखपुर में उपचुनाव था लोकसभा जी, किसी और का छोड़ दीजिए, इतना बड़ा उपचुनाव था जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का कैंडिडेट हार गया था और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट प्रवीण निषाद जीता था, जो बाद में भाजपा चला गया। आपको बताऊं, उस समय दो उपचुनाव हो रहे थे, फूलपुर का, गोरखपुर का। गोरखपुर का उपचुनाव, फूलपुर के 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी और गोरखपुर के उपचुनाव में सिर्फ एक राउंड का रिजल्ट दिखाया था, बाकी 11 राउंड की काउंटिंग होकर के काउंटिंग शो नहीं कर रहे थे। जब हम लोगों ने दबाव बनाया मीडिया के जरिए, आप जैसे मित्रों के जरिए, हम लोग, मैं न्यूज 24 पे बैठा हुआ था, मैंने उसके बाद फिर विधानसभा चल रही थी, वहां राम गोविंद चौधरी ने दबाव बनाया, अखिलेश जी ने दबाव बनाया, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किए, उसके बाद ये सारा प्रतिनिधिमंडल जब क्या नाम वहां गया अपना चुनाव आयोग, तब जाकर के आप सोचिए 11:20 पर अचानक से 13 राउंड की घोषणा कर दी, जिसमें प्रतिपक्ष का प्रत्याशी आगे हो गया। जी, ये आप समझिए बात को, सुबह 7 बजे से काउंटिंग चल रही थी और दिन में 11:10 तक एक राउंड की काउंटिंग दिखाई थी गोरखपुर में। अब इसमें आप प्रशासन को आप क्या कहेंगे, आप मुझे बता दीजिए। आपके सामने एक जगह पे 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी फूलपुर में और दूसरी जगह पे पहले राउंड की काउंटिंग दिखाई जा रही थी। आप तो विपक्ष के नेता हैं, आप तो विपक्ष के नेता हैं, अगर मोदी जी को ये सारी धांधियां बंगाल की मालूम है तो क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री को नहीं बताया? आप लोगों ने क्या उनको जानकारी नहीं दिया? प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है? वो तो प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि चलचित्र की भांति उत्तर प्रदेश का चल रहा, चलचित्र की भांति एकदम पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि लोकल बॉडीज के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, या कोई इनडायरेक्ट चुनाव या उपचुनाव हो, इन सारी जगहों पे ऐसा लग रहा था कि यहां पर बिल्कुल बुलडोजर राज चल रहा है। जिस तरीके उन्होंने, आपको लग रहा था कि वो बंगाल ही यूपी की फिल्म दिखा रहे हो? हाँ, यूपी की फिल्म दिखा रहे हैं, वहीं से कई बार देख करके आए हैं और वहीं के महाराज जो हैं कहीं ना कहीं ये सारी बातें बता रहे हैं, नाम खाली बंगाल का ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन जी, एक थोड़ा और सुरेंद्र जी क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा। ठीक है, अब ये बंगाल में है, जो मोदी जी का आरोप है कि बंगाल में इस तरह की धांधली होती है, आप विपक्ष के हैं, आप कह रहे हैं कि भाई इस तरह की धांधली उत्तर प्रदेश में होती है, कोई मध्य प्रदेश का मिलेगा तो मुझे वो ये बताएगा कि भाई मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है। अगर मैं किसी पत्रकार या विपक्ष के नेता को महाराष्ट्र से जोड़ता तो कहता था महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है। अगर देश में इस तरह की धांधली हो रही है, जिसको आज प्रधानमंत्री ने बंगाल के संदर्भ में स्वीकार किया कैमरे पर, तो फिर मोदी जी निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं कराते चुनाव आयोग का? जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन में की साख कम हो रही है, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, कृपया करके इलेक्शन कमीशन चुनने का तरीका सही करिए, इसमें चीफ जस्टिस को डालिए, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को डालिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर चुने इलेक्शन कमीशन, तब ट्रांसपेरेंसी आएगी, तब खौफ बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी तो मुकर गए, उन्होंने तो बिल में चीफ जस्टिस का ही नाम हटा दिया। करनी और कथनी में फर्क लगता है आपको? 100% है साहब, आपके सामने है। हमारा तो आरोप है, राहुल गांधी जी शुरुआत से आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा होता जा रहा है, एक संस्था का, एक विचारधारा का।
और संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से कब्जा हो रहा है, उसी के विरोध में तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस नीचे आए थे, सड़क पे आए थे। आप बताइए, आपने कभी इतिहास में कभी सुना हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रोल आर्मी का अध्यक्ष है अमित मालवीय, उसने इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंस करने से पहले अनाउंस कर दिया थे चुनाव? नंबर 1। नंबर 2, आपने कभी सुना है कि 2 राज्यों में एक साथ असेंबली का अवसान हो रहा हो, 2 राज्यों में एक साथ चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर होने हो? रिजल्ट डिक्लेयर होने की तो डेट दे दी, लेकिन चुनाव की डेट क्या नाम, जी हाँ, हिमाचल और गुजरात की बात कर रहे हैं। हिमाचल की दी और गुजरात की नहीं दी, क्योंकि वहां कुछ परियोजनाओं का आपको वो करना था। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर और संघ की विचारधारा पर हमारा स्पष्ट आरोप है कि ये इकरंगी चीजें चाहते हैं, ये अपने अंडर में सारी चीजें चाहते हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना चाहते हैं या अपने नामित लोगों को बैठाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आए। माइट इज राइट हो, आज की डेट में प्रतिपक्ष का नेता कोई नहीं है। माइट इज राइट जी, माइट इज राइट, माइट इज राइट, मतलब इसको मैं हिंदी में कहूं तो जिसकी लाठी जिसकी भैंस, उसकी भैंस, और दूसरा आइदर माई वे और बहरहाल हमारी तो उम्मीद यही रहेगी कि जो बंगाल के बारे में आज मोदी जी ने बताया, जो आपने कहा ना फिल्म जो दिखाई, अगर ये फिल्म वो उत्तर प्रदेश की देखते, मध्य प्रदेश की देखते या बाकी जो राज्य बीजेपी के अंडर में उनकी भी अगर वो एक बार फिल्म देखते और बताते, तो शायद मोदी जी की कोशिश रहती कि कम से कम जो संस्था चुनाव कराती उसी को मजबूत करें, लेकिन उसी को मोदी जी ने एक बिल लाकर कमजोर कर दिया। यही विरोधाभास है। आप आए सुरेंद्र जी, समय निकाला और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अपने सारे दोस्तों से, दर्शकों के बिहाफ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया।